आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो कि होगा सकर्मक क्रिया का पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसके नियम भी देखेंगे, किस प्रकार से दोस्तों आप लोग सकर्मक क्रिया को पहचान पाएंगे और इससे जुड़े हुए काफी आप प्रश्नों को सॉल्व भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं जो भी कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं वो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाने के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह लोग भी इस मंच का हिस्सा बने और हम लोग मिल करके हिंदी को सशक्त और सुदृढ़ बना सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया के भेद। दोस्तों, जो क्रिया होती है वह दो पार्ट में डिवाइड है। तो पहला हम लिख लेते हैं इस तरफ, जो भी होगा रचना या बनावट या कर्म के आधार पर। और अगर हम दूसरे की बात करें तो ये दूसरा हो जाएगा वाक्य में प्रयोग के आधार पर। अब हम यहाँ पर सबसे पहला वाला जो आपका है रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद को हम यहाँ पर देखेंगे। रचना या बनावट या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का मतलब, जहाँ सा का मतलब है सहित और कर्म का मतलब कर्म, और उसके बाद में क्रिया का मतलब क्रिया, यानी कि जो कर्म सहित क्रिया आए वही सकर्मक क्रिया होगी। अब परिभाषा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो वह क्रिया जिसमें कार्य होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपका होगा नियम नंबर 1। पहले नियम के अनुसार आप लोग देखेंगे तो यहाँ पहले कर्म के बारे में देख लेते हैं। क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ेगा उसे ही हम लोग कर्म कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, आप देखेंगे। श्याम खाना खाता है। तो यहाँ पर श्याम करता है, खाना जो है वह कर्म है और जो खाता है यह क्रिया है। हालांकि आप देखेंगे अगर खाता है ये जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है तो आप सीधे सीधे देख पाएंगे कि खाने पर पड़ रहा है। यानी कि जो श्याम है वह क्या खाता है, तो भाई खाना खाता है। आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला हमारा उदाहरण है लड़की गाना गाती है। तो यहाँ लड़की क्या गाती है, तो भाई गाना गाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गाती शब्द का प्रभाव है यानी क्रिया का जो प्रभाव है वह गाने पर पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर गाना कर्म हो जाएगा। तो यह दोस्तों जो कर्म था इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बता दिया है। अब यहाँ पर हम लोग कर्म को पहचानने के बारे में भी देख लेते हैं कि यानी कर्म को कैसे पहचानेंगे। तो कर्म की पहचान, तो कर्म की पहचान हम वाक्य में आई क्रिया से क्या या किसके प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों, जब वह उसका उत्तर देती है तो दोस्तों वहां पर जो भी उत्तर प्राप्त होगा हमारा वह दोस्तों कर्म का होगा, यानी कि वह कर्म के बारे में बताएगी, यानी कि वहां पर वही कर्म होगा और ऐसी क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते। अब यहाँ पर आपको दो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब वाक्य में आई जो क्रिया है उससे किसको या फिर क्या का प्रश्न करेंगे तो दोस्तों वहां पर जो उत्तर आपको मिलेगा वह दोस्तों कर्म होगा और ऐसी जो क्रिया होगी वह दोस्तों
सकर्मक क्रिया होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं जिसके माध्यम से आप लोग देख पाएंगे कि बिल्कुल एकदम आपका जो भी ये कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। श्याम गाना गाता है। अब भाई यहां श्याम गाना गाता है, तो आप देखते हैं गाता है, तो गाना गाता क्या है, यह एक क्रिया है। अब क्रिया से हम यह पूछेंगे कि आखिर श्याम किसको गाता है, तो आपका उत्तर आएगा गाना गाता है। यानी श्याम किसको गाता है, तो श्याम गाना को गाता है। तो आपका जैसे ही आपने लगाया किसको, तो आपका उत्तर क्या मिला, गाना। यहां क्रिया और यहां कर्ता। अब गाना, गाना आपका हो गया कर्म। तो आपने देखा कि जैसे हमने क्रिया से प्रश्न किया कि आखिर श्याम गाता है, तो किसको गाता है, तो गाना को गाता है। उसके बाद हमने प्रश्न किया कि श्याम क्या गाता है, तो आपने देखा यहां पर, मैं प्रश्न यहां लिख देता हूं, क्या और किसको, तो यहां पर उत्तर आपको मिल रहा है गाना। तो अब यहां पर जो गाता शब्द है यानी कि वो श्याम गाना गाता है, तो आप देखेंगे यहां पर जो क्रिया होगी वह होगी सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे, अगर मैं यहीं पर एक दूसरा उदाहरण थोड़ा बदल करके लिखता हूं, श्याम सोता है। अब दोस्तों आप इसको कैसे पहचान पाते हैं कि सकर्मक, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया। अगर अकर्मक के बारे में देखें तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि श्याम सोता है, तो सोना तो आपकी क्रिया हो गई, चलो ठीक है। और अब मैं इससे प्रश्न करता हूं कि श्याम किसको सोता है, तो क्या आपके पास यहाँ पर कोई उत्तर है, तो बिल्कुल नहीं, कोई उत्तर नहीं है। उसी तरह से श्याम क्या सोता है, यहां चाहे हम किसको लिखें या फिर दूसरा लिखें क्या, इन दोनों का जब मैं उत्तर मांगता हूं कि श्याम किसको सोता है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से श्याम क्या सोता है, तो भी आपके पास कोई जवाब नहीं आता है, जबकि यहां पर आपको जवाब मिल रहा था। जैसे कि आपने देखा श्याम किसको गाता है, तो आपको आंसर मिल रहा था गाना को गाता है। और जब हम दूसरा प्रश्न कर रहे थे श्याम क्या गाता है, तो दोस्तों आपका इसमें उत्तर मिल रहा था कि गाना। तो यहां पर आपकी बन रही थी सकर्मक क्रिया। वही यहां पर चूंकि आपको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है इन दोनों में से, तो दोस्तों आपका यहां पर जो क्रिया बनेगी वह दोस्तों बनेगी अकर्मक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, साथ ही आपको समझ भी आ रहा होगा। अब दोस्तों हम इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर एक और नियम लिख लीजिए जो कि होगा, इसको नियम नंबर 2 आप लिख सकते हैं, या फिर मैं लिखा देता हूं नियम नंबर, वो पहला जो मैं बता रहा था वो कर्म की पहचान वाला वो नियम नंबर 1 था। अब यहां पर मैं आपको नियम नंबर 2 के बारे में समझा रहा हूं। तो इसमें आप लिखेंगे कर्ता जिस स्थान पर जाता है वह स्थान कर्म होता है। और
पर सकर्मक क्रिया होती है। तो आपने देखा यहां पर कि कर्ता जिस स्थान पर जाता है, ये नियम नंबर 2 है आपका। तो कर्ता जिस स्थान पर जाता है वह स्थान कर्म होता है और वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो आपको उदाहरण में दे करके यहां पर दिखा दे, जैसे कि श्याम विद्यालय जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखते हैं जाना क्रिया है और विद्यालय इसका कर्म है, श्याम है संज्ञा या कर्ता। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है, तो श्याम कर रहा है। कहाँ जा रहा है, तो दोस्तों विद्यालय जा रहा है। तो दोस्तों विद्यालय जाने का जो यहाँ पर कर्म है वह किसके द्वारा किया जा रहा है, श्याम के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये क्रिया है जाने की, तो दोस्तों यह आपके हो जाएगा सकर्मक। तो यहां पर विद्यालय आपका कर्म हुआ। विद्यालय आपका कर्म हुआ। तो इसी तरह से हम आगे भी देखते हैं। अब यहां पर एक नियम नंबर 3 देख लीजिए आप। तो कई बार वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, फिर भी वहाँ क्रिया सकर्मक होती है। जैसे कि रीना गाती है। तो आप देखेंगे कि यहां पर गाना क्रिया है और वही रीना क्या करता है। अब इसमें एक आप नोट में लिख सकते हैं या विशेष करके लिख सकते हैं। विशेष में आप देखेंगे अगर वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया हो तब भी क्रिया, अगर वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया है तो भी क्रिया से क्या प्रश्न पूछ लेना चाहिए। यदि क्रिया इसका संभावित या फिर अप्रत्यक्ष जवाब दे दे तो
वहां पर कर्म होगा और ऐसी क्रिया सकर्मक होगी। तो भाई आप यहां पर देख पाएंगे, अगर वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया है तो जो क्रिया है उससे भी आपको क्या का प्रश्न पूछ लेना चाहिए। यदि क्रिया इसका संभावित या परोक्ष या फिर आप अप्रत्यक्ष कह सकते हैं जवाब दे दे, यानी आपको उसका जो उत्तर है वह प्राप्त हो जाए संभावित में या फिर परोक्ष रूप में, तो दोस्तों वह जो होगा उत्तर वह आपका कर्म होगा। और ऐसी जो आपकी क्रिया होगी वह होगी दोस्तों सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका ऊपर वाला ही उदाहरण लिखता हूं जो कि है रीना गाती है। तो अब दोस्तों यहां पर हम इसका क्या शब्द यानी कि क्या हम यहां पर इससे प्रश्न पूछते हैं। तो रीना क्या गाती है, तो आपका उत्तर यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर बीच में कुछ भी आपको है नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो गाती। तो जैसे ही हमने यहां पर प्रश्न पूछा कि गाती है तो यहां पर क्या गाती है, तो अब आपका यहां पर संभावित जो उत्तर है क्या हो सकता है या अप्रत्यक्ष में, तो या तो वह कोई भजन गा रही होगी या तो गाना गा रही होगी या कविता या अन्य कोई भी विधा में वो गा रही हो, अन्य कोई भी चीज वो गा सकती है। तो यहां पर आपको जो अप्रत्यक्ष में उत्तर मिलेगा वही दोस्तों यहां पर कर्म हो जाएगा। तो यहां पर ऐसी जो क्रिया आएगी, अब यहां पर जो क्रिया होगी वह कौन सी होगी, सकर्मक होगी। तो ये वाली जो होगी वह होगी आपकी सकर्मक। अब इसी में हम देखते हैं नियम नंबर 4 के बारे में। अब नियम नंबर 4 हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि यहां पर मैं लिखता हूं कई बार वाक्य में ऐसा कर्म आता है जो कर्ता होने का आभास कराता है परंतु वह कर्ता नहीं होता है। तो दोस्तों वह क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे कि कई बार आपको वाक्य में ऐसा कर्म दिखाई देता है जो कि आपको लगता है कि यार ये तो करता है, लेकिन वास्तव में वह वहां पर करता नहीं होता है। तो उसको आपको कैसे यहाँ पर पहचान करना है, तो दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, उसके माध्यम से आप लोग जान जाएंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप लोग क्या समझ पाए हैं। जैसे मैंने लिखा पतंग उड़ती है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहां उड़ने का काम पतंग कर रही है, लग रहा है या नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पतंग कभी भी अपने आप नहीं उड़ सकती है, इसको कोई ना कोई तो उड़ाएगा। जैसे राम पतंग उड़ा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि राम जो है ये करता होगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वह यहां पर कर्म होगा। तो यहां आप देख रहे हैं उड़ा रहा है, तो उड़ाने का जो
प्रभाव पड़ रहा है वह पतंग पर पड़ रहा है। तो इस तरह आपकी जो पतंग है वह आपका कर्म हो जाएगी। तो जब पतंग कर्म है या कोई मशीन हो गई, जैसे कहते हैं मशीन चलती है, तो भाई मशीन अपने आप तो चलती नहीं है, उसे कोई न कोई व्यक्ति चला ही रहा होता है। तो जो मशीन है वह हमेशा कर्म के अंतर्गत ही आएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ जो पतंग है, यह पतंग भी कर्म का ही कार्य करेगी, यानी कि कर्म ही मानी जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है, कई बार वाक्य में जो आपको कर्म होता है वह आपको कर्ता होने का आभास कराता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि वहां पर कर्ता है, लेकिन दोस्तों वहां पर कर्ता नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो आपने उदाहरण देखा, इससे आप स्पष्ट कर पाए होंगे कि जब भी जो मशीन हो गया, पतंग हो गए, या कोई भी गाड़ी हो गई, कोई भी ऐसी चीज है यानी कोई वस्तु जो अपने खुद अपने आप कुछ ना कर सके, उसे कोई ना कोई इंसान चला रहा होगा, तो वह दोस्तों कर्म ही होगा। तो मुझे लगता है आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि वाक्य में क्रिया के साथ जब कोई निर्जीव वस्तु आए और आभास कराए कि वह कार्य कर रही हो, परंतु वह कार्य करने में सक्षम ना हो, तो वहां कर्म होता है। तो अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वाक्य में क्रिया के साथ जब कोई निर्जीव वस्तु आए और आभास कराए कि वह कार्य कर रही हो, परंतु वह कार्य करने में सक्षम ना हो, तो वहां पर दोस्तों कर्म होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पतंग उड़ती है। पतंग क्या है? पतंग करता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उड़ाने का कोई अन्य आदमी कार्य कर रहा होगा, या कोई स्त्री काम कर रही होगी, यानी कि मेल या फीमेल कोई भी इसको उड़ा ही रहा होगा, जिसके द्वारा यह उड़ाई जा रही है। तो ये तो उड़ने का काम कर रही है, कौन? पतंग। तो यह दोस्तों कर्ता ना होकर के कर्म का काम कर रही है, तो इसीलिए दोस्तों यह कर्म ही होगी। वही बात मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वह दोस्तों एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर बताया गया है वह आप लोग काफी अच्छे से समझ लिए होंगे। साथ ही यदि आपको कोई भी डाउट यहाँ पर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगला पार्ट हम लेकर के वीडियो का जो हाजिर होंगे वह होगा दोस्तों आपका अकर्मक क्रिया के बारे में। वहां पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो सकर्मक क्रिया थी वह दोस्तों समाप्त होता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करके अन्य सभी अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए, ताकि दोस्तों हम लोग मिल करके हिंदी भाषा को सुदृढ़ और सशक्त बना सकें। तो मिलता हूँ बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट के साथ में आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।